नमस्कार, स्वदेशी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और यूपी में बसपा का माया जाल क्या है? आखिर 2022 के लिए मायावती ने क्या कुछ तैयारियां की है? बहुजनों के नाम पर 14 अप्रैल 1984 को बनी बसपा के लिए बीते 37 सालों में नेताओं का आना जाना बड़ी बात कभी नहीं थी, लेकिन इस बार हालात जरा जुदा हैं। बड़े चेहरों से पार्टी अब तकरीबन खाली है। बचे कुछ नेता अखिलेश से रिश्ते बना रहे हैं। हालिया पंचायत चुनाव बयार के सपा की तरफ होने का इशारा कर ही चुकी है। ऐसे में माया को डर है कि 2022 कहीं पार्टी के अस्तित्व के लिए सवाल न बन जाए। आज की बहस इसी पर करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश को हासिल करने के लिए सियासी दलों ने रणभेरी बजवा दी है। भाजपा ने कांग्रेसी दिग्गज जितिन प्रसाद को पार्टी में शामिल कर इशारा दे दिया कि इस बार भी वह प्रतीकों को अपने साथ जोड़ेगी और इस बहाने जाति के खेमों में बटे मतदाताओं को भी। पुराने छोटे दलों को साथ लेने की रणनीति भी बीजेपी रणनीतिकारों ने बना रखी है। कोरोना, बेरोजगारी सरीखे मसलों से जुड़ी नाराजगी को भी योगी और टीम कम करने में जी जान से जुटी हुई है। अयोध्या को विवाद के बावजूद भाजपा साथ लेकर चलेगी, ये भी पहले से ही तय है। और निराश जो राजनीतिक दल हैं वो श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भूमि घोटाले का एक झूठा और भ्रामक आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। सारे तथ्य सामने आ गए हैं और ऐसे लोग जो झूठ और भ्रामक प्रचार के माध्यम से राजनीति में स्पेस बनाना चाहते हैं वो सब बेनकाब हो रहे हैं। भारतीय जनमानस भगवान श्री राम के भक्त कोई किसी भी इस तरह के जो षड्यंत्रकारी जो राजनीतिक ताकतें हैं उनको कोई राजनीतिक स्पेस नहीं देने वाली हैं। सच के सामने कोई ठहरता नहीं है। समाजवादी पार्टी ने जो डेवलपमेंट के मानक को उत्तर प्रदेश में लागू किया 2012 से 17 के दौरान, उन मानकों को आगे बढ़ाने का और गतिमान करने का काम करेगी 2022 में। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2017 से 2022 तक के इस दौरान में जो अत्याचार किया है, उस अत्याचार के खिलाफ हमारी लड़ाई रहेगी, जांचें होंगी। लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि 2022 मायावती के लिए अस्तित्व की लड़ाई हो सकती है। हाल ही में पंचायत चुनाव के नतीजों ने दिखा दिया कि जो योगी से नाराज है वो फिलहाल अखिलेश के साथ है। ये संकेत मायावती को निश्चित तौर पर चिंतित कर रहे होंगे। उनके सपा पर हालिया तीखे ट्वीट से लगता भी है। दरअसल मायावती फिलहाल रण में अकेली पड़ गई दिखती हैं। कभी सोनेलाल पटेल, आर के चौधरी, इंद्रजीत सरोज, आर के चौधरी, स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, धर्म सिंह सैनी सरी के सितारों से सजा माया दरबार अब सूना हो चुका है। कहा जाने लगा है कि माया अगर 2017 की तरह 19 सीटें भी जीत ले तो बहुत है। वहीं सपा मुखिया अखिलेश ने बसपा के बागियों से मुलाकात कर मतदाताओं को बसपा के तकरीबन खत्म हो जाने का इशारा कर ही दिया है। मायावती जी की के ऊपर भारतीय जनता पार्टी से नज़दीकियों के बारे में अटकलबाजियां और आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है। आपको याद है जून 1995 में बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनाई थी। उसके बाद मार्च 97 में सरकार बनी। उसके बाद मई 2002 में भी बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनाई थी। इस नाते समाजवादी पार्टी लगातार बहुजन समाज पार्टी पर हमलावर रही है और लगातार उसने मुसलमानों में ये प्रचार किया है कि बहुजन समाज पार्टी को वोट दोगे तो ये जाके बीजेपी से मिल जाएंगी। बीएसपी पार्टी समाजवादी के मुकाबले में कमज़ोर हो चुकी है। उनके एमएलए सब टूट चुके हैं और समाजवादी के यहाँ लीडरशिप जो है वो ऑर्गेनाइज कर रही है, कनेक्टिविटी उसने बढ़ा दी है लोगों में। इसकी यही वजह हो सकती है। वैसे मुस्लिम वोटर को अलग सिंगल आउट करना कि उस कम्युनिटी ने क्या किया गलत होगा। मुसलमान को हिंदू भाइयों के साथ चलना है, दलितों के साथ चलना है, पिछड़ों के साथ चलना है और जो समता मूलक समाज की बात करेगा मुस्लिम उधर जाएंगे और जो बीजेपी का अच्छी तरह मुकाबला करेगा वो उसके साथ जाएंगे। इसके पीछे दरअसल माया की तानाशाही और सियासत की वह शैली ही है जो राजनीति विश्लेषकों को भी समझ में नहीं आती। मसलन हालिया वक्त में उनका भाजपा के प्रति नर्म रवैया और बीच बीच में दल निकालने के उनके आदेश किसी को समझ में नहीं आए।
हालात ये हो चुके हैं कि जाति छत्रपों की विदाई के साथ उनके समर्थक भी बसपा से जा चुके हैं और भाजपा के साथ माया की गलबहियां भी मुस्लिम वोट बैंक को नाराज कर चुकी है, जिसकी तरफ सपा गौर से निहार रही है। माया के बचे कुचे दलित वोट बैंक को रावण के साथ भाजपा भी लुभाने में जुटी हुई है। लब्बो लुआब ये है कि बसपा को इस बार अपने पत्ते सोचकर, बहुत सोचकर खेलने होंगे। यूपी से स्वदेश न्यूज के लिए स्टेट एडिटर अकिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। तो आज की बहस में सवाल ये कि बसपा का जो मायाजाल है, यानी कि बसपा का जो सपना है कि 5वीं बार मुख्यमंत्री बने मायावती, क्या वो सपना पूरा हो पाएगा? मायावती ने जो रणनीति बनाई है कि बीजेपी की नाकामियां जनता तक पहुंचाना है और बसपा की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाना है, क्या ये तमाम रणनीति छोटी छोटी काडर बैठ के या फिर भाईचारा संगठन सक्रिय करना, क्या ये तमाम रणनीति 2022 के लिए सही साबित होगी? आज की बहस इसी पर करेंगे, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार आपका ताल्लुक करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखने के लिए गौरव मिश्रा जी जुड़ेंगे, हमारे साथ शना शेख प्रदेश महिला महासचिव कांग्रेस से जुड़ेंगे, हमारे साथ शशांक यादव पूर्व एमएलसी सपा से जुड़ेंगे, हमारे साथ राजीव उपाध्याय बीएसपी नेता जुड़ चुके हैं और हमारे साथ स्ट्रीट एडिटर अकील सिद्दीकी जी जुड़ चुके हैं। सभी के पास आऊंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अकील जी के पास रुक करूंगी। अकील जी, लखनऊ की यदि बात करें, यूपी की बात करें, तो यूपी में क्या कुछ स्थिति है बीएसपी की? क्योंकि बीएसपी ने रणनीति तैयार कर ली है कि 5वीं बार मायावती मुख्यमंत्री बनेगी, उसके लिए उन्होंने तमाम तरह की रणनीति बनाई है। क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद रहते हैं, क्या कुछ स्थिति बसपा की नजर आ रही है और क्या कुछ तैयारियां जमीनी स्तर पर चल रही है? दुनिया जिसे कहती है जादू का खिलौना, मिल जाए तो मिट्टी और खो जाए तो सोना, ये कहावत सटीक मायावती पे बैठ रही है। मायावती जिस तरह अपनों को खो चुकी हैं, अब वो किसी दल में जाए उन्हें क्या परेशानी होनी चाहिए? अखिलेश से वो मिल रहे हैं, पीछे दरवाजे से जा रहे हैं, फिर भी मायावती जी को दिक्कत है। क्यों है भाई? बीजेपी से गुरेज है। बीजेपी से कोई गुरेज उनको नहीं है, समाजवादी पार्टी से गुरेज है। जब उन्होंने बसपा और सपा का गठबंधन किया, 10 सीटें लोकसभा में उन्होंने जीती, तब गुरेज नहीं था। आज उनके विधायक निकल गए तो गुरेज हो रही है कि समाजवादी पार्टी से क्यों मिल रहे हैं। तो 22 की जिस तरह उत्तर प्रदेश में तैयारी हो रही है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे अन्य दल, वो छोटे दलों को अपने साथ लेना चाह रही है। अब किसी को समाजवादी पार्टी पसंद है, वो वहां जाएगा। आपने तो निकाल दिया, जब बसपा ने निकाल दिया तो उनकी फिक्र इतनी क्यों है? वो किसी के साथ जाए, बीजेपी के साथ जाए, सपा के साथ जाए या कांग्रेस के साथ जाए, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जब पार्टी में थे तब तकलीफ नहीं हुई उनको, जब होनी चाहिए थी कि हमारे कार्यकर्ता या हमारे विधायक हैं, हमारे जिम्मेदार हैं, उन्हें परेशानी ना हो। अब किसी से मिल रहे तो दिक्कत हो रही है। यानी साफ कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं तो मायावती जी को दिक्कत हो रही है, बीजेपी में जाएंगे तो कोई विरोध नहीं। तो इसी सबको लेकर 2022 का जो मिशन है ना, वो मुस्लिम वोट बैंक और दलित वोट बैंक पर सभी का निशाना है कि वो जाए कहाँ। तो अब ये तो वोटर, मुस्लिम वोटर, दलित वोटर तय करेगा कि कहाँ हमें जाना है। निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी ने जिस तरह अपनी एक्टिविटी बढ़ाई है, उससे कहीं ना कहीं चिंता का विषय, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी को है। बहुजन समाज पार्टी यह चाहती है कि अगर समाजवादी पार्टी जिन जिन सीटों पे टिकट देगी मुस्लिम उम्मीदवारों को, बसपा वहां देगी। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि मुस्लिम को हराने के लिए मायावती सामने आ रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहले ही कहा था कि हम बीजेपी के साथ कभी भी जा सकते हैं, हमें कोई उससे दिक्कत नहीं है। तो ये बयान भी पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजा था। तो निश्चित तौर पे जिस तरह उनकी जो उनकी दरबार जो सस्ते थे बागीचा, चाहे वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, बाबू सिंह कुशवाहा हो, ब्रजेश पाठक हो या अन्य रहे हो, कहीं ना कहीं वो पूरा दरबार जो सस्ता था अब नहीं सज रहा है। अब वो सन्नाटे में बैठी हैं। जो बचे कुछ विधायक थे 19 में, उसमें से 11 को आप निष्कासित कर दी है। रामचंद्र राजभर जैसे पुराने कार्यकर्ताओं को आपने बाहर कर दिया है। कहीं ना कहीं वो दल बनाएंगे या किसी दल में जाएंगे। 2022 का चुनाव है, 8 महीने तकरीबन बचे हुए हैं। ऐसे में वो भी अपनी छवि बचाना, उनको अपना कैरियर बचाना है, तो वो भी सोचते कि हम दल बनाएं या किसी दल के साथ जाए। ये वो डिसाइड करेंगे। समाजवादी पार्टी उनको बेहतर लगेगी वहां जाएंगे, बीजेपी बेहतर लगेगी वहां जाएंगे, कांग्रेस बेहतर लगेगा वहां जाएगा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में नहीं आए, उनको बेहतर कांग्रेस लगा, वो वहां की नेतृत्व कर रहे हैं, उनको वहां की जिम्मेदारी मिल गई है। बाबू सिंह कुशवाहा को देखिए बीजेपी में ठीक लगा, वो बीजेपी चले गए। लेकिन ये 11 विधायक जो बाहर निकले हैं, उनको समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं, पीछे के रास्ते से चले जा रहे हैं। तो मायावती ट्वीट पर ट्वीट खेल रही है कि उनसे क्यों मिलने जा रहे हैं, वो अगर ले लेंगे तो उनको ये नुकसान होगा।
बहुजन समाज पार्टी ये थोड़ी तय करेगी कि समाजवादी पार्टी का क्या नुकसान होगा। ये तो अखिलेश यादव तय करेंगे ना कि क्या नुकसान होगा उनको पार्टी में लेने से या पार्टी में न लेने से हमारा क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, ये अखिलेश यादव डिसाइड करेंगे। निश्चित तौर पे छोटे दलों को और जो पार्टी से बाहर चाहे जो जिस पार्टी से दल से लोग निकल रहे हैं उनको लुभाने के लिए सभी दल लग गए। चलिए अब मैं सीधे रुक करूंगी, हमारे साथ राजीव उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं बसपा से पक्ष रखने के लिए। राजीव जी, आपसे मैं चाहूंगी, जिस तरह से हम बीएसपी में लगातार देखते हैं विधानसभा चुनाव से पहले टूट फूट एक होती है, लेकिन जो रणनीति तैयार की गई है बसपा द्वारा, क्या वो टूट फूट को जोड़ पाएगी? हाँ, अभी अखिल भाई की बातों को मैं सुन रहा था। कतई बहुजन समाज पार्टी ये नहीं चाहती है कि जो पार्टी से निकाले गए विधायक हैं वो कहीं कहाँ जा रहे हैं, उससे बहुजन समाज पार्टी का लेना देना नहीं है। बहन जी ने क्या कहा अखिल भाई, ये आप सोचिएगा। बहन जी ने ये कहा कि जिस तरह से 10 या 11 विधायक जो निकाले गए थे, जो निलंबित किए गए थे पार्टी से, उसको समाजवादी पार्टी में जाए, भारतीय जनता पार्टी में जाए, कांग्रेस में जाए, देखिए उन विधायकों का अस्तित्व अपना खतरे में है कि कैसे लखनऊ लौट के आएंगे। तो वो कहीं ना कहीं जाएंगे, स्वाभाविक है कि जाना ही जाना है। अब वो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं अखिलेश जी। लेकिन राजीव जी, ये बागी विधायक कहीं ना कहीं बहन जी के लिए मुसीबत बने हुए हैं। नहीं, या तो वो अपना दल बनाकर बहन जी को चुनौती देंगे या फिर सपा में शामिल होंगे। देखिए वागिका जी, मैं आपको बता दूं कि बहन जी के लिए न तो बागी दल आज की डेट में चुनौती है, न अखिलेश जी चुनौती है, न योगी जी चुनौती है। बहन जी अपने आप में एक मजबूत कैडर लेके चलती हैं। वो कैडर उनके साथ आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा, स्पष्ट बता दूं मैं। अच्छा, रही बात मुस्लिम वोटों की, अखिल भाई आपकी बात, सिद्दीकी जी आपकी बात मैं सुनूं, आवाज नहीं स्पष्ट आएगी। हम लोग बारी बारी से बोलें तो स्पष्ट आवाज आएगी। तो अब आपकी आवाज जी कहिए राजीव जी। अखिल जी, मैं आपके पास भी आऊंगी। राजीव जी से पहले जवाब ले लेते हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। अखिल जी का कहना पूर्णतः सत्य है कि जो आदमी पार्टी से निकाला जा चुका है वो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, ये बहुत मायने नहीं है। बहन जी का एक ट्वीट था, वो ट्वीट का मतलब जो था वो सुनिए। बहन जी ने कहा कि अगर इन विधायकों को ज्वाइन कराना है तो मीडिया प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा कराना। अब आप ही बता रहे हैं तो पिछले दरवाजे से चले गए। जब विधायक मेरे यहाँ कोई ज्वाइन करने आया है तो वो ज्वाइन ही करे। अब पिछले दरवाजे से क्यों चले गए भाई? उनको पार्टी बनाने के लिए क्यों कहा? देखिए, पार्टी बनाने के लिए अखिलेश जी कह रहे हैं, उसके पीछे मकसद है, ये बहुजन समाज पार्टी भी जानती है। नहीं तो जो विधायक आएगा उसको बीएसपी ज्वाइन कराएगी। अगर सपा से कोई विधायक छूट के आता है, आज चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में हर आदमी आज इधर से उधर करेगा, जिसको टिकटें नहीं मिलेगी। अभी 2 महीने बाद और देखिएगा, बहुत सारे सपा के विधायक हमारे पास आएंगे, बहुत सारे भाजपा के विधायक सपा में जाएंगे। इस तरह का जो अस्तित्व है, या जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो अपना भागदौड़ करेंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां है आज की डेट में, अब जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 सालों में एक डर का माहौल, भय का माहौल अल्पसंख्यकों के बीच में बनाई है, बहुसंख्यकों के बीच में बनाई है, इस माहौल को खत्म करने की क्षमता किस दल में है? अखिल भाई आप समझिएगा। लेकिन राजीव जी, आप पहले ये तो फोकस कीजिए, बसपा ये तो फोकस करे कि बीजेपी को हराना है या फिर सपा को, क्योंकि बीजेपी की नाकामयाबी आप गिनाने में लगे हुए हैं, वहीं इनका चाल चरित्र भी जनता के सामने ला रहे हैं। वाकिसा जी, हमारे लिए दोनों ही प्रतिद्वंदी हैं। सुनिएगा, कोई बड़ा प्रतिद्वंदी है, कोई छोटा प्रतिद्वंदी है। जब तक दोनों को हम डिफीट नहीं करेंगे तब तक बहुजन समाज पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती है, पहला चीज। दूसरा चीज कि इस प्रदेश की जनता को, इस प्रदेश की बहुसंख्यक जनता, अल्पसंख्यक जनता, दोनों को सोचना है कि क्या एक जो 4.5 साल से सरकार चल रही है, जिस कंडीशन में चल रही है, टोको नीति से चल रही है, अल्पसंख्यकों के अंदर एक डर माहौल, भय का माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में है, इसको खत्म करने के लिए क्या गुंडाराज के साथ चले जाना है, जो 12 से 17 के बीच में दिखा, या फिर जो 7 से 12 के बीच में बहन जी का स्वच्छ प्रशासन शासन दिखा था, उसके साथ जाना है। ये तो प्रदेश की जनता तय करेगी। रही बात वोटरों की, तो जो बहन जी का वोटर है, वो कहीं हिलने नहीं जा रहा है। राजीव जी, अल्पसंख्यकों को लेकर सपा और बसपा में होड़ लगी और आप बात कर रहे हैं वोटर्स की। नहीं, देखिए, अब तो मुस्लिम समुदाय भी नाराज चल रहा है बहन जी से, बाकी विधायक भी बाहर जा चुके हैं, तो ऐसे में फिर कैसे 5वीं बार मुख्यमंत्री? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विधायक नहीं जा चुके हैं। सबसे बड़ा चीज है कि उत्तर प्रदेश की जनता सोच के चुनाव करेगी। अभी जनता का मूड की मैपिंग करना
बहुत ही कठिन है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, समाजवादी पार्टी के लिए भी और बीएसपी के लिए भी। लेकिन आज जो एक माहौल बना हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी आज आप कील काटे दुरुस्त कर रही है कि उन बैकवर्ड को लाइए, उस ब्राह्मण समाज को लाइए, वो पटेल समाज को लाइए। आज देख रहे हैं कि 2-2, 4-4 मंत्री उठा के उत्तर प्रदेश से, केंद्र से लेके स्टेट में बनाने जा रही हैं। आप क्यों बनाने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि हमारी सत्ता जा रही है, और इस सत्ता जा रही है तो या तो समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी या बीएसपी बनाएगी। हर दल अपने हिसाब से तैयारी कर रहा है। बीएसपी का वोटर जो होता है वो अखिल जी कुछ कह रहे बहुत हैं। महत्वपूर्ण होता है। बीएसपी का जो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, उन समाजवादी पार्टी ने उनके बेटे को टिकट दे दिया है। सपा छोड़ के बसपा में आए थे, फिर वो सपा में जा रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग हो रही है। एक एक करके आपके ही बड़े कद्दावर नेता बाहर जा रहे हैं। आप जिसको हटा रहे हैं उसके बावजूद भी जा रहे हैं। आप दावा कर रहे हैं कि हमारी रणनीति बड़ी ठीक है, हमारा दलित वोट खिसकेगा नहीं। बीजेपी ने लगा चुकी है। अखिल भाई बहुजन समाज पार्टी के अंदर अखिल जी, आई थिंक शशांक जी इसका जवाब बहुत अच्छे से दे पाएंगे। हमसे कमेंट ले लेते हैं। राजीव जी आपके पास भी आ रही हूँ मैं, शशांक जी से कमेंट ले लेते हैं। शशांक जी, अब बुआ भतीजे को पछाड़ने में लगी हुई है, यानी कि अब सपा का चाल चरित्र जनता तक पहुंचाएगी, ये रणनीति तैयार की है बहन जी ने, क्या कुछ कहेंगे आप? पहले तो आप ये जरा कैप्शन सही करिए, मैं मौजूदा एमएलसी हूँ अभी, पहले तो पूर्व हटाइए इसको। जी बिल्कुल, मैं अपनी टीम से कहूंगी कि सर के नीचे जो डेजिग्नेशन लगी है पूर्व एमएलसी, वो जल्द से जल्द हटाई जाए। जी सर कहिए। देखिए, अभी जो 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ था, हमने बिना शर्त जो है समझौता किया था, और बहुत कहा था कि कोई शर्त नहीं, बराबर का बंटवारा था, और ज्यादातर शहरी सीटें हम लड़े, जबकि शहर में समाजवादी पार्टी का तुलनात्मक रूप से आधार उतना नहीं था। हमने घाटे की सीटें ली सिर्फ इसलिए कि सांप्रदायिक ताकतों को हमारा मानना था कि हराना है, और बीएसपी का साथ जरूरी था। हम करी, और आप ये भी देख लीजिएगा 2019 के बाद से अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी का कोई भी स्टेटमेंट बहन जी के खिलाफ या उनकी मान सम्मान के खिलाफ कभी नहीं निकला। लेकिन बसपा ने ही जो तोड़ा है गठबंधन, कारण कोई नहीं बताया है क्या कारण था। लेकिन इसके बाद ये जरूर आया कहना उनका कि साहब सपा को हराने के लिए हम भाजपा की भी मदद करेंगे। इस तरीके के जो अनप्रेडिक्टेबल बयान है, मेरा अपना ये मानना है कि बहन जी एक जो उनकी छवि बनी एक ताकतवर नेता की, एक मजबूत नेता की, उन्होंने वो अपनी इमेज में कैद हो चुकी हैं, और अब बहन जी विम्स पे काम कर रही हैं, क्योंकि मिशन के जितने भी लोग थे जिन्होंने काशीराम जी के साथ मिलकर पार्टी को यहां तक पहुंचाया था, आज मुझे कोई नेता उस समय का कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। 1 खराब हो सकता है, 2 खराब हो सकते हैं, 3 खराब हो सकते हैं। अब तक 42 बार से ज्यादा निष्कासन जब से पार्टी बनी है बसपा की तब से निकाले जा रहे हैं। तो मेरा तो अपना आकलन अब ये है, इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश जी ने सीधे कहा हम किसी से तालमेल करने नहीं जा रहे हैं, हम अपना काम करेंगे। हमारा एक सूत्री कार्यक्रम है, हम भारतीय जनता पार्टी को एक सांप्रदायिक पार्टी मानते हैं। जिन साथियों को हमारे साथ आना है उस काफिले में लगातार काफिला बढ़ रहा है, और उस काफिले में हम एक ही लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि हमें एक मजबूत, और जो अखिलेश जी का विकास का जो मॉडल था आज जनता उसको याद कर रही है। अखिलेश जी का मॉडल जो था, चाहे वो डायल 100 की जो उन्होंने पूरी दुनिया में जो तीसरे नंबर पे लाके पुलिस की व्यवस्था करी, जो पुलिसिंग की चीज करी, चाहे वो डेवलपमेंटल मॉडल जितने दिए, आगरा एक्सप्रेसवे को दिया हो, चाहे बाकी एक्सप्रेसवे दिए, वो डेवलपमेंटल मॉडल के नाम पर हम निकलेंगे। अब जो बीएसपी क्या कर रही है ये उनका इंटरनल मैटर है। लेकिन शशांक जी, बहन जी का अचानक से ऐसा रुख, आखिर क्या कारण है इसका? जो बाकी विधायक अखिलेश यादव से मिले उसके बाद ये रुख हुआ है? मैं फिर कह रहा हूं आपसे, मैंने क्या कहा, जहां से मैंने शुरुआत करी थी उसी चीज को रिपीट कर रहा हूं। मेरा अपना आकलन ये है कि बहन जी अपने पावरफुल लीडरशिप की जो उनकी इमेज बनी हुई है, बहन जी मायावती जी का नाम जो महारानी कहा जा रहा है, वो जो एक एम्प्रेस वाली जो इमेज है, हमें लग रहा है, और लोकतंत्र में ये चीज, क्योंकि बिना कारण, बिना नोटिस दिए अगर आप किसी को निकाल रहे हैं तो ये अनडेमोक्रेटिक है। आप एक विम्टिकली, आप एकदम से एक ट्वीट आता है कि 2 लोग निकाल के बाहर किए जाते हैं, कोई शो काज नोटिस नहीं, कोई उनको कोई रीजन नहीं। ये चीजें शो करती हैं कि लीडर का एक अपना जो है, उन्हें अपनी अथॉरिटी शो करनी है, और उनको अपने
वोट बैंक पर ये भरोसा है कि हम चाहे हम जो भी एक्शन लेंगे मेरा वोटर मेरे साथ रहेगा, ये उनका कॉन्फिडेंस लेवल हो सकता है। ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि अब लेकिन शशांक जी, बहन जी, जब से ये टूट फूट हुई है, अभी हम हर बार देखते हैं चुनाव में कि टूट फूट बरकरार रहती है मायावती की पार्टी में, लेकिन अब सपा का जो चरित्र वो बोल रही है दलित विरोधी चाल चरित्र है, और शुरू से ही बता रही है कि सपा का चाल चरित्र ही दलित विरोधी है। देखिए, हर चीज को विपक्ष में वो है, वो हमारे विपरीत विचारधारा है, तो उनको कहने के लिए कोई भी चीज फ्री नहीं है, मतलब कोई भी चीज की मनाही नहीं है, वो कह सकती हैं। कोई भी आलोचना करना चाहे वो कर सकती है, विरोधी दल है, दलित विरोधी चेहरा है या दलित कैरेक्टर हमारा है। अब ये वो कौवा कान ले गया से तो काम नहीं चलने वाला है, लोग तो काम देखेंगे। और सबसे बड़ी चीज है, जब दलित कह रहा है कि बहन जी का चरित्र बदल गया है, तब क्या करा जाएगा? जब दलित कह रहा है कि हमारे वोट को लेके बहन जी हमको बिक्री कर रहे हैं, बहन जी कह रही है सपा दलित विरोधी है, चरित्र विरोधी है, और जो दलित वोट बैंक है वो कह रहा है कि बहन जी का जो चरित्र है हमारे वोट को बेचने वाला है, तो ये तो अब ये है कि चूंकि बहन जी से आप सीधे बात कर सकते हैं और जनरल दलित से आप बात नहीं कर सकती, तो ये तो वक्त ही बताएगा। ये लोकतंत्र है कि कौन सही बोल रहा है, तो इसका फैसला तो वक्त ही कर पाएगा। चलिए, हमारे साथ गौरव मिश्रा जी जुड़े हुए हैं बीजेपी से पक्ष रखने के लिए। गौरव जी, बसपा ने 2022 के लिए तैयारियां तो कर ली है, लेकिन जो रणनीति बनाई है उसमें बीजेपी की नाकामियां जनता तक पहुंचाना, ये बड़ा लक्ष्य रखा है कि अब बीजेपी की तमाम नाकामियां जनता तक पहुंचाना है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? गौरव जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी, आपकी आवाज मुझे बिल्कुल मिल रही है। जी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की उपलब्धियां तो जनता ने देख ली। 2007 में बसपा की देख ली, 2012 में समाजवादी पार्टी की देख ली, और दोनों ही दल जातिवाद से प्रेरित होकर, व्यक्तिवाद से प्रेरित होकर, परिवारवाद से प्रेरित होकर के राजनीति करते हैं, और लोकतंत्र जैसे पवित्र व्यवस्था में एक कलंक के समान है। यही कारण है कि इनके पार्टियों में टूट फूट अक्सर दिखाई देती है। यहाँ तक कि कांग्रेस जैसी देश की सबसे पुरानी पार्टी में भी यदि राज्यों और केंद्र की फूट को अगर देख लें तो उनकी पार्टियों में 100 से ज्यादा बार टूट फूट हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता निर्माण करती है, और राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से हमारा कार्यकर्ता समर्पित होता है, और विकास के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हमारी सरकार काम करती है। और हमारी सरकार, जब हमारे कार्यकर्ता चुनाव में जाएंगे तो सरकार की उपलब्धियों को लेकर के जाएंगे, तो उनको अपने नाकामियों को भी फेस करना पड़ेगा। उनकी नाकामियां भी हम गिनवाएंगे। जो ये अखिलेश का मॉडल ये बता रहे हैं, उसी अखिलेश के मॉडल में 24 हत्याएं होती थी रोज, और 17 बलात्कार होते थे रोज, 8 बलवे होते थे रोज, वो भी हम बताएंगे जनता को, क्योंकि जनता उसी से ऊब करके उनको। गौरव जी, फर्जी एनकाउंटर का आरोप तो सपा लगाती आ रही है जब से तैयार हुआ है रणनीति, तब से ही। अब तो फर्जी एनकाउंटर का आरोप है बीजेपी पर। नहीं, ये एनकाउंटर भी फर्जी नहीं है, सारे प्रमाणित है, और सबका रिपोर्ट सदन के अंदर प्रस्तुत किया जा चुका है। ये एक भी अगर प्रमाणित करने, साबित करने गलत है, तो मैं ये कहता हूँ कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं टीवी पे बोलना छोड़ दूंगा। ये सरासर गलत बेबुनियाद आरोप है। एक एनकाउंटर का बाकायदा उसकी जुडिशियल जो इंक्वायरी होती है उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, और सारे रिकॉर्ड सदन के सामने रखे गए। चलिए, राजीव जी से कमेंट लूंगी। राजीव जी, भी शशांक जी से मैंने पूछा, बहन जी का कहना है कि सपा का चाल चरित्र दलित विरोधी है, लेकिन शशांक जी कह रहे हैं कि दलित खुद चाह रहे हैं कि बहन जी का चेहरा, यानी कि बसपा में अब चेहरा बदला जाए, क्योंकि अभी तो जो स्थिति दिख रही है उसमें मायावती के अलावा कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आ रहा है। बहन जी का अपना मत है, उसमें हम तो कंधे नहीं उठाएंगे, लेकिन बहन जी के साथ तो दलित आज चाह रहा है, नकल चाह था, और जब तक बहन जी हैं, दलित हमारे समझ से बहन जी से अलग नहीं होने वाला है। वो दल विरोधी दल हैं, और वो उनका कहने का अधिकार है, वो कहेंगे। और जहां तक रहे समाजवादी पार्टी पे ये आरोप लगाने का, तो ये तथ्यात्मक आरोप, झूठे आरोप नहीं है, तथ्यों के साथ आरोप है। देखिए, कुछ दिन पहले जब एक आरक्षण का मामला चला था, नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण का मामला, उस समय समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने ये कहा था कि मैं अपना जान तक दे देंगे। इस तरह की बातें जब आती है और पेपर में छपता है कि आरक्षण के खिलाफ हम अपनी जान देने को भी तैयार रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वो दो अर्थी होते हैं। एक तो अपने वोटरों को एक स्थान पे बना के रखना, और दूसरे जो हमारी मानसिकता है कि हम क्या चाहते हैं वो मानसिकता दर्शाना। दूसरी बात, अभी मैं मिश्रा जी का सुन रहा था वक्तव्य,
मिश्रा जी कह रहे थे कि हम अपने कामों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। मिश्रा जी, हमको कौन सा काम लेके जाएंगे? पहले काम से लेकर अंतिम काम तक बनाएंगे। 3 महीने में गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश हो रहा था, तो गड्ढा मुक्त तो नहीं हुआ, गड्ढा युक्त हो गया जरूर पूरा। यही काम लेके जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर आप 7 साल में 1, 2, 3, 4, 5 की संख्या में आदर्श ग्राम नहीं बना पाए। ये काम आप लेके जाएंगे। आपके पास एक चीज बहुत बढ़िया पूंजी है। अच्छा, जातिवादी का जो हमारे पे और समाजवादी पार्टी पे जो आप आरोप लगा रहे हैं, अगर जातिवाद की राजनीति आप न करते तो आज 15 दिन 20 दिन से आपके नेता दिल्ली से लेकर लखनऊ तक छोटी छोटी जातियां जो 2-2%, 3-3% के वोटर रखती हैं, महत्वपूर्ण वोटर होते हैं, उनको आप ढूंढ के मंत्री बनाने जा रहे हैं। मिश्रा जी, ये आप हम पे आरोप लगाते हैं, आप इसके हैं। दूसरा चीज, आज आपके मुख्यमंत्री के ऊपर ब्राह्मण विरोधी होने का छाप लग रहा है। अब इससे बड़ा चीज क्या कह सकते हैं? आज उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण आपसे रुष्ट है, तभी आप केंद्र में ब्राह्मण ढूंढ रहे हैं मंत्री देने के लिए। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण आने वाले समय में आपका उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण बहन जी के साथ जाने की तैयारी और मन बनाया है और जा रहा है। राजीव जी, अपनी पार्टी की बात कीजिए ना कि आखिर ये विधायक क्यों चले गए पार्टी छोड़कर? और आपने बीजेपी के काम तो बता दिए, लेकिन बसपा की उपलब्धियां नहीं बताई। चलिए वो भी बता दीजिए ना, बसपा की क्या क्या उपलब्धियां गिनाएंगे आप जनता तक? देखिए, हमारी 2007 से 2022 तक की उपलब्धियां हम गिना सकते हैं। जी कहिए। आज की उपलब्धियां हमारी नहीं गिनाई जा सकती। हमारी तो जब 2007 से 2012 तक की, जब हमारी सरकार की, तब तक की उपलब्धियां हम गिना सकते हैं ना। तो हमारी उपलब्धियां पुराने कार्यकर्ता जिम्मेदार अधिकारी क्यों चले गए आपके पार्टी छोड़ के? देखिए, सवाल ये है, यकीन भाई पुराने कार्यकर्ता तो एक भी नहीं गया है, विधायक गए हैं, ये मैं मानूंगा। जितने आपके जिम्मेदार जो भी निकले हैं, पूर्व मंत्री निकले हैं, पूर्व नेता आपके निकले, सब जिलों से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी छोड़ा है। अकेले कार्यकर्ता तो हमारा उत्तर प्रदेश का एक भी बूथ, सेक्टर, वार्ड, यहाँ तक के जोन, सेक्टर का ही कोई कार्यकर्ता नहीं निकला है। विधायक अपनी कुर्सी के लिए बेहतर रहा है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हर चुनाव में ये मुद्दा चर्चा का विषय बना रहता है, ये बेहतर बात है। अखिलेश यादव ने क्या किया वो बेहतर है, वो भी चुनाव के मुद्दे में आता है कि उन्होंने क्या विकास किया। बहुत विकास के उनकी सरकार न जाती, वो भी अपनी सफाई देते हमने क्या धरातल पे किया। बीजेपी उसे क्या भुना रही है? बीजेपी कह रही है हमने कितना काम किया। ये तो चुनावी मुद्दा है, क्या मुद्दा हम लेके जाएंगे? आप इतना ही बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी, मुस्लिम वोट और दलित वोट वो कहाँ खड़ा है? समाजवादी दावा कर रहा है मेरे साथ है, बहुजन समाज पार्टी कह रहा है मेरे साथ है, कांग्रेस की प्रियंका गांधी कह रही है मेरे साथ है, बीजेपी कह रहा है दलित मेरे साथ खड़ा है। आखिर कितने वोट हैं? तो समाजवादी मुस्लिम वोट भी बटा हुआ है और दलित वोट भी सबके पास है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर छुपाने वाली बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर ये मान के चलिए कि बैकवर्ड समाज में जो यादव मतदाता और मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी को ज्यादा चाह रहा है, लेकिन दलित मतदाता और फिर मुस्लिम मतदाता पे हुए और संख्यक मतदाता जिसको कहते हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ भी समय समय पर रहा है। अब आने वाले चुनाव में अभी तो वोटर साइलेंट है, अभी तो हम लोग कोविड से निकले हैं, अभी तो मिश्रा जी न तो यादव जी न मैं कहीं बहुत ज्यादा क्षेत्र में कोई घूम नहीं रहा, लेकिन निश्चित तौर पे एक जो माहौल बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हटाना है। कौन उठाता है? किसी का फायदा चलिए राजीव जी के पास मैं आऊंगी, लेकिन शशांक जी से कमेंट लेती हूँ। शशांक जी, यूपी पंचायत चुनाव में जीत मिली है समाजवादी पार्टी को, लेकिन क्या लगता है जो जनता ने भरोसा पंचायत चुनाव में जताया है, क्या विधानसभा चुनाव में भी जताएगी? बिल्कुल जताएगी। और ये एक, क्योंकि ये तो परिणाम तब आया है जब पंचायत में हमारी सीट पर एक सीट पर 10-10 लोग समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर लड़ रहे थे। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, जो राजनीति की धार आने वाली है, जो बिहार से शुरू होकर बंगाल तक परवान पे पहुंची है, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में एक आम राय कश्मीर से कन्याकुमारी तक बन रही है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म आधारित राजनीति करने वाली एक फासिस्ट पार्टी है, और इसके प्रति जो भी लड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, पोलराइजेशन वोटों का वहीं पर होना है। जो चीज बिहार में साबित हुई, जो चीज बंगाल में साबित हुई, और उत्तर प्रदेश में भी वही होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का एक अपना 25-26% वोटों का कोर वोट वो आज की तारीख में वो तैयार कर चुके हैं, जिसको हम कट्टर वोट कह सकते हैं। लेकिन रिमेनिंग वोट का अब लोग समझ रहे हैं कि
जो सेकुलर वोट है, जो एंटी बीजेपी वोट है, इसको हमें बंटने नहीं देना है। ये जनता के बीच में खबर आ चुकी है, जनता के बीच में समझदारी आ चुकी है। ओवैसी साहब का रोल हो, चाहे पप्पू यादव साहब का रोल हो बिहार में, उसकी वजह से नतीजा निकला बंगाल में ओवैसी साहब की कोई चीज वहां पर नहीं चल पाई और लोगों ने सीधे सीधे ममता जी को सपोर्ट किया। उत्तर प्रदेश में भी यही चीज आने वाली है कि कौन मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रहा है। और दो छोटी छोटी बात बता रहा हूं खाली सी। पहली चीज ये कि पत्रकारों पर एक रिकॉर्ड एफआईआर हुई है उत्तर प्रदेश की सरकार में। अगर किसी पत्रकार ने दिखाया कि बच्चे जो है 1 लीटर दूध में 20 लीटर पानी मिला के पिया रहा है, तब पत्रकारों पे एफआईआर हो रही है। अभी वन माफिया, शराब माफिया को जिसने एक्सपोज किया उसकी हत्या हो रही है, जो कि 12 घंटे पहले कह रहा है मेरी हत्या हो जाएगी। जो आवाज उठा रहा है उस पर देशद्रोह का मामला। और सबसे बड़ी चीज, जिस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, पिछले 4 महीने में अवैध शराब के रूप में आजमगढ़, अलीगढ़, लखनऊ, बांदा, ये 4 जगह पर 200 से ऊपर जो मौतें हुई हैं और कहीं रोक नहीं पाए हैं। फेल्योर है पूरा। आवाज को, प्रोटेस्ट की आवाज को किस तरीके से दबाया जाता है। लेकिन शशांक जी, ये सिर्फ 4 सालों में ही हुआ है, उसके पहले तो आप ही थे ना। उसके पहले क्या हुआ? ये जो हालत यूपी की हुई, क्या सिर्फ 4 सालों में ही हुई है? नहीं, आप मेरी बात को पकड़िए, मैं क्या कह रहा हूं। 4 महीने में कंटिन्यूस छोटे छोटे अंतराल पर अवैध शराब की घटनाएं हुई। पहले भी सरकारों में होती थी, अवैध शराब के कांड पहले भी होते थे, लेकिन अब एक जब कांड होता तो कम से कम 7-6 महीने की फुर्सत होती थी कि प्रशासन उसको पकड़ता था। लेकिन इस वक्त चल रहे थे चुनाव, अवैध शराब आ रही थी जिसमें बाकायदा सत्ता के संरक्षण के बिना अवैध शराब का धंधा नहीं हो सकता। 200 से ऊपर मौतें हुई। आप स्टेटमेंट खाली दे रहे हो लखनऊ से बैठ के। एक घटना जब हुई थी, आप तभी अगर एक्टिव हो जाते तो ये शराब हरियाणा से आने वाली रुक सकती थी। मैं इस बात को कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पिछले सरकारों में अवैध शराब से मौतें नहीं होती थी, लेकिन आप रिकॉर्ड उठा के आप जो पीछे की जो टाइमोलॉजी, जो पीछे का टाइम निकाल के आप देखेंगी, अगर 1 साल में एक अवैध शराब की घटना हुई तो फिर साल भर तक नहीं हो सकती थी। इस सरकार में अगर याद हो, शुरुआत भी आजमगढ़ से हुई थी और फिर आजमगढ़ में हुई, अलीगढ़ में हुई, उसके तुरंत बाद आगरा में हो रही है। तो ये चीजें साबित करती है कि प्रशासनिक लेवल पे ये लोग फेल्योर है। मैंने तो खाली 2 उदाहरण दिए, वक्त इतना नहीं होता है कि सारी बातें आपसे हम कर सके। लेकिन मैं फिर यही कह रहा हूं, फाइनल कमेंट में यही कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की जनता ने एक मन बना लिया है कि फासिस्ट ताकतों के खिलाफ हमें पोलराइज होकर वोटिंग करनी है। और जो मजबूती से दिखाई पड़ेगा लड़ता हुआ, जनता उसके साथ खड़ी होगी। और इस मामले में मुझे लग रहा है कि भाजपा के खिलाफ अखिलेश जी और उनका संगठन एक मजबूत चेहरा निकल कर आए। लेकिन शशांक जी, यूपी की जनता बड़ी अजीब है। पंचायत चुनाव को विधानसभा चुनाव से जोड़ के नहीं देख सकते ना। जनता का मूड भी अलग अलग होता है। कभी नहीं। देखिए, वो लोकल, उसका नाम ही स्थानीय निकाय है, वहां पर स्थानीय मुद्दे होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूँ। भाजपा के सिंबल पर जहां पूरी आरएसएस लड़ी हुई थी, जैसे मैं अपने लखीमपुर का उदाहरण दे रहा हूँ, 72 सीटों में केवल 6 सीटें जीती। और जो इनका प्रत्याशी था, वो जो चेयरमैन पद का प्रत्याशी था, वो 3000 वोटों से हारा। मेरा कहना यह है कि बीजेपी का नाम देहात के क्षेत्र में एक लायबिलिटी हो गई। तमाम अच्छे प्रत्याशी भाजपा के सिर्फ इसलिए हार गए कि वो भाजपा के प्रत्याशी थे। अगर वो निर्दलीय लड़ते तो वो जीत जाते। मैं ये कह रहा हूं कि देहात के स्तर पर बीजेपी के प्रति अब वो फीलिंग आ गई है कि भाजपा के नाम से लोगों को जो है वहां पर एक चिढ़ सी पैदा हो रही है। चलिए, गौरव जी हमारे साथ जुड़े। अखिल जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक कमेंट गौरव जी से ले लेती हूँ। गौरव जी, आपको मेरी आवाज आ रही होगी। सपा और बसपा द्वारा तमाम आरोप आप पर लगाए गए हैं कि धर्म की राजनीति बीजेपी करती है। और इन्होंने, जो हमारे साथ बसपा से जुड़े हुए राजीव जी, उन्होंने भी आपकी जो नाकामियां हैं वो जनता को गिनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्या कुछ कहेंगे आप? मैं पूरी बात सुन नहीं पाया मनीषा जी, आवाज नहीं आई आपकी। गौरव जी, अभी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी, अभी सुन पा रहे हैं जी बिल्कुल। सपा और बसपा द्वारा तमाम आरोप आप पर लगाए गए हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। और अब जनता को भी समझ आ गया है कि 2022 में इनका कहना है, शशांक जी का, कि अब यूपी मांगे अखिलेश। देखिए, ये बात सही है इनका कहना कि बीजेपी जो है वो धर्म की राजनीति करती है। वहीं बसपा और सपा, कांग्रेस, ये सब अधर्म की राजनीति करते हैं। और इनके पास नाकामी गिनाने के अलावा अपनी उपलब्धियों का तो कोई पिटारा है नहीं। वो तो खोल नहीं सकते। कूट डालो राज करो की रणनीति पर ये काम करने वाले लोग हैं। तोड़ करके लाएंगे, जोड़ करके लाएंगे,
कमियां बताएंगे। ये अपनी उपलब्धि में एक आगरा एक्सप्रेसवे बताते हैं, वो भी आगरा एक्सप्रेसवे पूरा नहीं कर पाए थे, मेट्रो का काम पूरा नहीं कर पाए थे, जो कॉरिडोर वरुणा कॉरिडोर हो या फिर गोमती कॉरिडोर है वो भी पूरा नहीं कर पाए थे, और सब में भ्रष्टाचार किया था इन लोगों ने, उसी में इनका परिवार भी अलग हो गया, ये नहीं बोलते। तो इनकी जो नाकामियां हैं वो भी जनता के सामने एकदम बिल्कुल साफ चित्र प्रस्तुत करने के लिए हमारे कार्यकर्ता एकदम तैयार हैं। वो भी जनता के सामने जाएंगे तो इनकी बातों को भी रखेंगे, इनकी उपलब्धियों को भी रखेंगे। मेरा ख्याल है जनता ज्यादा समझदार है और वो सही तरीके से निर्णय ले सकेगी। लेकिन शशांक जी का कहना है कि इन 4 महीनों में शराब माफिया इतने क्यों पनपे? मौतें पहले भी होती थी। नहीं, पहले भी होती थी। पहले तो शराब माफियाओं का खुला खेल चलता था। नाम मैं अगर लूं तो आपको ध्यान होगा, पूरा इसका पूरा एक पैरेलल साम्राज्य पंटी चड्ढा जैसे लोगों का चला करता था इस उत्तर प्रदेश में, और वो सारे नेक्सस ध्वस्त हो गए। आप सिर्फ राजस्व को देख लीजिए, एक्साइज के राजस्व को देख लीजिए, वो कितना गुना बढ़ गया है। 8 केवल 24,000 करोड़ का पिछले 10 वर्षों में, इन दोनों लोगों के शासनकाल में 24,407 करोड़ रुपए का घोटाला, केवल एक्साइज का घोटाला हुआ है, चोरी हुई है, जो इनके माफियाओं ने किया है। तो ये इस तरह का उदाहरण न दे, जो जिस कृत्य में, जिस बात में ये लोग लिप्त रहा करते थे, उन सभी चीजों पर प्रतिबंध लग गया है। तो आज बेचैनी है, और जो इस तरह के गलत काम करने वाले लोग हैं वो पकड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। शशांक जी जवाब देना चाहेंगे आप गौरव जी की बातों का? जवाब ही कहाँ दिया। मैंने तो कहा था कि अवैध शराब से जो मौतें हो रही हैं 4 महीने में लगातार, मैंने मौतों का सवाल उठाया था कि निरंतर 4 महीने में 4 घटनाएं हो रही हैं। ये चीजें पहले के रिकॉर्ड में कभी नहीं रही है, और जो ये साफ जाहिर करती है कि या तो कानून का शासन प्रशासन इनका ढीला है, या फिर सरकार के लोग स्वयं इसमें जो है अवैध माफियाओं के साथ लिप्त है। मैं यहाँ पर रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि अवैध शराब का धंधा अभी भी नहीं रुक रहा है। कमिश्नरेट बनी लखनऊ के पहला कमिश्नर जो हटाया गया था, वो सिर्फ इसलिए हटाया गया था सुजीत कुमार साहब को कि लखनऊ में अवैध शराब के कांड हुए थे। मैं ये कह रहा हूं कि 6 महीने के अंदर 5-6 घटनाएं हो जाना और जिसमें 200 से ऊपर मौतें होना, ये किसी भी सरकार के लिए एक शर्म की बात होनी चाहिए। और जिस आगरा एक्सप्रेसवे के विकास की बात कर रहे थे, मैं बड़ी छोटी सी बात कह रहा हूं। लखीमपुर से सीतापुर 4 लेन अखिलेश जी के टाइम पर जून 2016 में डिक्लेयर किया गया। मार्च 2017 तक आते आते 4 लेन कंप्लीट हो गया था। 3 रेलवे ओवरब्रिज का पैसा साथ में छोड़ा गया था, लेकिन आज सरकार इनकी कंप्लीट होने जा रही है, अभी तक वो आरओबीज नहीं बन पाया, जबकि पैसा गवर्नमेंट पहले निकाल के गई थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का बड़ा दावा किया था और मैंने सदन में कहा था, मैंने कहा हमने तो 22 महीने में आगरा एक्सप्रेसवे बना दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आप दिसंबर में कह रहे हो, ये पूरा तो छोड़िए, ये शुरुआत नहीं हो पाएगी। और आप मीडिया में तमाम रिपोर्टें आ रही हैं कि पूरा पूर्वांचल में तमाम बड़े बड़े गड्ढे, जो 10-10 फुट के बड़े गड्ढे पूर्वांचल में 3 दिन की बारिश में निकल के आ गए हैं। तो विकास का मॉडल जो अखिलेश जी का है, जो टाइम बाउंड विकास को लेके चलते थे, वही इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का। और देश की जीडीपी हमने छोड़ी थी, जीडीपी 8% पे, अब ये कहेंगे साहब कोरोना की वजह से घट गई, लेकिन कोरोना के आने के पहले ही जो है 6% पे जीडीपी इन्होंने पहुंचा दी थी। कहा जितना इन्होंने इतने लंबे चौड़े वादे एमओयूज किए थे, धरातल पर कहीं कोई आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में आप रिजर्व जो स्टेट बैंक की जो अभी रिपोर्ट आई है, जो रिसर्च पर ऊपर निकाल रहे हैं, परचेजिंग कैपेसिटी घटने वालों में उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही बेकार सा स्थान निकल के आया है। तो ये चीजें तथ्यों पर जब बात करेंगे तो तथ्यों पर हम भी जवाब देंगे। एक छोटी सी बहस में सारी बातें नहीं हो सकती हैं। ये तो अपने दिल पर रख के मिश्रा जी बताया कि उत्तर प्रदेश की सरकार के आने से इन 4.5 सालों में आम आदमी की आमदनी बढ़ी है कि घटी है, ये बेहतर जान सकते हैं, क्योंकि खुद मानते हैं कि सेविंग्स उत्तर प्रदेश की घटी है। ये खुद मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक जो है कोरोना की वजह से हमारे इनके पास जवाब है कि इंडस्ट्रीज नहीं आ रहे हैं। लेकिन मेरे सिर्फ एक सवाल था कि 2017 में ऑन रिकॉर्ड है कि हमने 8.3% की जीडीपी छोड़ी थी, और 2016 में नोटबंदी के आते आते नवंबर तक ही इन्होंने, जब नोटबंदी से पहले ही जीडीपी घटा के 6% पे ले आए थे, तब तो ना कोरोना था, ना नोटबंदी थी, ना जीएसटी था। क्यों? क्योंकि दिशाहीन लोग हैं, केवल भावना पे राजनीति करने वाले ये लोग हैं, इनके पास कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए अखिलेश जी का ही रास्ता उत्तर प्रदेश को बेटरमेंट की तरफ ले जा सकता है। चलिए अखिल जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक छोटा सा कमेंट राजीव जी से ले लेती हूँ। राजीव जी, आप बात कर रहे हैं जनता तक पहुंचना, जनता का सहयोग करना,
लेकिन मायावती की यदि बात करें या बसपा पार्टी की बात करें तो इन 4 सालों में जनता के लिए सड़कों पर कब नजर आई बसपा? समाज पार्टी सड़कों पे कम उतरती है, ये आपको भी मालूम है और शशांक जी को भी मालूम, गौरव जी को। लेकिन रूम मीटिंग करने में बहुजन समाज पार्टी पीछे नहीं हटती है, अपने सेक्टर बूथ तक में पहुंचती रहती है। उसका हमेशा छोटी छोटी मीटिंगों पे बहन जी का विश्वास रहा है और छोटी छोटी मीटिंगें अपनी करती रहती है। रही बात, एक बात आपको बताते, गौरव जी अभी राजस्व की बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर ये उद्योगपतियों को, बड़े उद्योगपतियों को चुन करके राजस्व का माया जाल जो फैलाए पड़े हैं, अगर राजस्व इतना ही अधिक उत्तर प्रदेश के अंदर इकट्ठा हो गया तो जनता ट्राई क्यों कर रही है? 200 रुपये लीटर, 200 रुपये केजी या लीटर में आप सरसों का तेल बेच रहे हैं। सारे सामान जो है खाने पीने का आसमान छू रहे हैं। डीजल 80 रुपये से ऊपर, पेट्रोल ऊपर। क्यों नहीं ये राजस्व इकट्ठा करके अपने भोग विलासिता को कम करते हुए अगर सरकार चाहे तो जनता को, कुछ गरीब जनता को, जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई जनता होती है, वो सबसे गरीब जनता होती है, उनके बीच में क्यों नहीं कुछ रियायत कर रहे हैं उद्योगपतियों से कह के कि नहीं भाई तेल जो है, सरसों तेल 100 रुपए से ऊपर नहीं जाता था, दाल 60-70 रुपए से ऊपर नहीं जाती थी। आज दलहन की स्थिति यह है कि 150 रुपए, 200 रुपए दलहन, 200 रुपए सरसों का तेल। आदमी खाए तो खाए क्या? ये भी तो गौरव जी बताएं कि केवल उद्योगपतियों के लिए जी रहे हैं कि 5 साल के लिए आएंगे, पूरी जनता को निचोड़ के राजस्व बढ़ा लेंगे और उसके बाद तो 5 साल बाद जनता इनको छुट्टी ही कर देगी। तो वो स्थिति बनी हुई है, जनता आज इनकी छुट्टी करने जा रही है और आने वाले समय में शशांक जी कह रहे थे कि बंगाल की हवा चली है, पुरवैया हवा बहुत दर्द देगी, इनको भी देगी। उत्तर प्रदेश के अंदर इनके जो केंद्र के नेता थे, राजीव जी आप पेट्रोल डीजल या सरसों के तेल की बात कर रहे हैं, तो क्या मायावती अगर मुख्यमंत्री बनती तो 60-70 पर पहुंच जाएगा करीब कि और भी कम? बिल्कुल पहुंचेगा। हमको राजस्व उतना ही चाहिए जिससे हम एम्बेसडर पे चल रहे हैं। हम लैंड रोवर और फलाने गाड़ियों पे थोड़ी ना चलने का। हमारे नेता 8,400 करोड़ रुपए की कोरोना काल में, जो नेता 8,400 करोड़ रुपया, बोलने में भी मुझे ताकत लगा के बोलना पड़ रहा है। इतने रुपए की जहाज खरीद करके कोरोना काल में चल रहे हैं लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता। इनसे कभी ये भी तो सवाल करिए कि इतनी महंगी गाड़ियां, इतनी महंगी जहाज क्या आवश्यकता थी जब कोरोना काल में घर से ही नहीं निकलना था? तो ये भोग विलासिता की पार्टी है, भोग विलासिता कर रही है, जनता के पैसे को शोषण कर रही है, टैक्स पे टैक्स लगा करके जनता को मार रही है और मार करके अपना। चलिए राजीव जी, समय बहुत कम है, सबसे एक कमेंट लूंगी मैं। अखिल जी, आप काफी समय से कुछ बोलना चाह रहे थे, कहिए। देखिए बागीचा, निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी अपनी दावा कर रही है कि हमने विकास किया। अगर उन्होंने विकास किया था तो सत्ता से बाहर गठबंधन के, उसके बाद सत्ता से बाहर गए, तो क्या वजह रही है शशांक जी की गठबंधन करने के बाद आप सत्ता से बाहर गए हैं? गठबंधन नुकसानदायक रहा है या विकास नुकसानदायक रहा है या चाचा शिवपाल नुकसानदायक रहे हैं? अखिल जी, और विकास के दोनों ही ना, विकास के हिसाब से 2017 में अगर आप लो तो आप देखेंगे कि हम ज्यादा वोट पाकर भी हारे और बसपा के हमारे साथी बहुत कमजोर हो गए थे। वोटों का ध्रुवीकरण स्पष्ट रूप से भाजपा के पक्ष में हुआ था। गठबंधन के समय की जो आप बात कर रहे हो, हम सही बात को नहीं समझा पाए और भारतीय जनता पार्टी के साथी आराम से अपनी बहकाने वाली बात को एक जोरदार प्रचार के माध्यम से कह के ले गए। हम सीधे सीधे ये कहना चाह रहे हैं कि अब एक ठहराव आया है। अब जनता के बीच में कोरोना काल में, पैंडेमिक ने जनता को स्पष्ट किया है कि जो हम नारा लगाते थे कि दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ता हो, आज यही 3 डिमांड पूरे हिंदुस्तान की पैंडेमिक से पीड़ित लोगों की है कि हेल्थ एंड एजुकेशन शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पढ़ाई के लिए जो हम कहते थे कि निःशुल्क होना चाहिए, पढ़ाई मुफ्ती हो, बेरोजगारों को काम दो, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दो। आज पढ़ाई, दवाई और बेरोजगारी ही ये 3 मुद्दे हैं, जिन 3 मुद्दों के ऊपर समाजवादी आंदोलन खड़ा, जिन 3 मुद्दों पर समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है और यही आज जनता की मांग है। मुझे लग रहा है कि अब चाहे वो सोशल मीडिया से खड़ा किया हुआ एक जो मायाजाल हो, चाहे वो प्रचार के माध्यम से खड़ा किया हुआ मायाजाल हो,
आज उन सब से निकलकर जनता असली मुद्दों पर आ रही है, और जब असली मुद्दों पर आएगी तो समाजवादी पार्टी की विचारधारा के नजदीक अपने आ पाएगी। लेकिन शशांक जी, बीजेपी तो बता रही है कि हम कोरोना काल में जिसका परिवार घर से माँ बाप के छाया भी उनके भी खर्चे उठा रहे हैं, योजनाओं का लाभ भी लोगों को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार से ज्यादा काम बीजेपी कर रही है तो दावा कर रही है। समाजवादी पार्टी से जो भी सरकार होगी वो यही बातें करेगी, हम ज्यादा काम कर रहे हैं। तो ज्यादा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका जवाब तो जनता देगी ना, कि हमें ज्यादा काम मिला कि नहीं मिला, अस्पतालों में दवा मिली कि नहीं मिली, इसका खाने पर। शशांक जी, 2017 में जवाब तो मिला ही अखिलेश जी को जनता का। मैंने क्या कहा, 2017 में जो जवाब मिला, अगर आप पूरी टैली उठा के देख लीजिएगा, मैं 88,000 वोट पाके हम 20,000 वोटों से जीत रहे थे, और 92,000 वोट पाके हम 15,000 वोटों से हार रहे हैं। क्योंकि हमारे जो साथी बैठे हैं बसपा के साथी, इनकी ये बिल्कुल ही दुबले हो गए। जब ये लड़ते थे एक बहुत बड़ा वोट बैंक का ट्रांसफर हुआ बसपा की तरफ से, जो वो बसपा रोक नहीं सकी अपने साथियों को, और वो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। हम ये कह रहे हैं, आप पूरी टैली उठा के देख लीजिए, 2012 की टैली उठा लीजिए और 2017 की टैली उठा लीजिए, समाजवादी पार्टी के वोट में कहीं कमी नहीं आई। जो लोग जीते हुए थे, आपकी बात सही है, लेकिन वो तो बसपा का वोट वहाँ ट्रांसफर हो रहा है, बीजेपी को फायदा मिल रहा है। आपने भी अभी आपने बोला कि हमने अपनी बात को सही तरीके से नहीं रख पाए, या ये कमी नहीं है, बीजेपी ने अपनी बात को रखा, तो बीजेपी फिर 2022 को अपनी बात को रखेगी। तो फिर आप कहेंगे हम अपनी बात को नहीं रख पाए। नहीं, देखिए, राजनीति में अगर वो जो चीज जिसकी अच्छी है तो वो तो कही जाएगी, उनका प्रचार तंत्र बेहतर था। अब हमने उसको इसीलिए, क्योंकि जनता भी महसूस कर रही है और हम जनता के बीच में अब उस बात को ले जाकर एक एक चीज को समझाने की कंटिन्यूस कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि अब जनता स्वयं में महसूस कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको छला है। भारतीय जनता पार्टी ने ऑक्सीजन के नाम पर धोखा दिया, भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना के नाम पर एक तरफ प्रचार होता रहा, बंगाल में प्रचार होता रहा, बिहार का चुनाव कराते रहे, पंचायत के चुनाव करा दिए, कुंभ वहां पर कराते रहे, और इन सब चीजों को प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने के बाद सेकंड वेव पूरे हिंदुस्तान में फैल लिए। आज भारतीय जिस तरीके से जो त्राई मची है। शशांक जी, भ्रम तो अखिलेश यादव ने भी फैलाया था वैक्सीन को लेकर, और आप कह रहे कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई। चलिए, बीजेपी ने तो उड़ाई, लेकिन वैक्सीन पर भ्रम तो सबसे पहले अखिलेश यादव ने ही पहुंचा फैलाया था, और आप कह रहे वैक्सीन लगवाएंगे। जब आप आधी लाइन को पकड़ेंगे तो आपके लिए वो एक न्यूज का मटेरियल बनता है। उसी पूरे स्टेटमेंट को जब आप पढ़िए, जिसको कहते हैं कि भ्रम बनाई, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने यही तो कहा था कि अब बीजेपी की वैक्सीन मिलाएगी, हमारी सरकार आएगी तो सबको फ्री वैक्सीन मिलेगी। आप उस चीज को नहीं चलाते कि हमारी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन मिलेगी, और इसी फ्री वैक्सीन के लिए 6 हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सारे राज्यों ने लिखा, तब जाके ये फ्री वैक्सीन की स्थिति निकल के आई है, और किस तरह की मारामारी स्थिति है। लेकिन एक लाइन को लेकर बीच के जो क्रम हुए उनको जो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि कहां से सुपर स्प्रेडर्स ये स्टार्ट हुए हैं। हमारा सीधे ये कहना है कि जो राजनीतिक परिस्थितियां अब निकल के आ रही है, पैंडेमिक ने सभी को, इस महामारी ने, चाहे वो अर्थशास्त्री है, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो राजनीतिक दल है और चाहे वो जनता है, एक नए किस्म की सोच आई है। और उस सोच में लोग अब जमीन से जुड़े हुए मुद्दों को, दवा, पढ़ाई, रोटी, कपड़ा और बेरोजगारी पर अब एक गंभीरता से मनन कर रहे हैं। मेरा अपना ये मानना है, ये मुद्दे अब स्थायी होने जा रहे हैं। अब भावनात्मक मुद्दे पीछे जाएंगे, आर्थिक मुद्दे सामने आएंगे, और तब एक सही जनता स्थिर मन से एक चुनाव कर पाएगी। चलिए, गौरव जी क्या कुछ कहेंगे आप? गौरव जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? शशांक जी, नई सोच आई है शशांक जी, तो क्या इसी नई सोच में शिवपाल जी को फिर से लाया जा रहा है घर वापसी में? क्या आपको लगता है कि बाहर जाने की वजह से सत्ता से बाहर गए थे? आज भी सपई में तो अखिलेश यादव से और शिवपाल यादव से 15 मिनट कमरे में बात हुई है। अखिलेश यादव ने भी कह दिया है कि हमारे चाचा वापस आएंगे। क्या लगता है आपको कि वो फायदेमंद हो गया आपके लिए? अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है, और एक पुराने साथी अगर मिलते हैं तो हमेशा कोई मजबूती ही आती, कमजोरी नहीं आती है। तो जो मजबूत है तो फिर बाहर क्यों किया गया था इनको सरकार से? जो इतना अपना तफरी का माहौल हुआ था, क्यों बीजेपी को आपने मौका दे दिया था? नहीं, किसी ने बाहर नहीं किया था, वो अपने आप ही बाहर हुए थे। ये इस बात की नहीं है।
पीछे की एनालिसिस करने के लिए थोड़ी अरे बैठे हैं यहाँ पर। राजनीति में जब उनको मंत्रिमंडल से बाहर किया गया था रातों रात, वही 5 KD अफरा तफरी का माहौल था। डॉक्टर शिवपाल रो रहे थे कि मुझे बाहर किया गया मंत्रिमंडल से, लेकिन मैं शिवपाल जी कवरेज करने वाला वहां पे खड़ा था। नहीं, शिवपाल जी को मंत्रिमंडल से बाहर किया गया था, वही शिवपाल जी तो बात कर रहे हैं, उनकी जगह पे कोई दूसरा थोड़ी बात कर रहा है। अगर राजनीति में हम पीछे की बात को लेके चलेंगे तो मुझे नहीं लगता है कोई नई संभावनाएं पैदा हो पाएंगी। पॉलिटिक्स तो हमेशा से नई संभावनाओं का खेल रहा है और नई संभावनाओं को हमेशा तलाशा जाता है। स्टैटिक कभी भी पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, पॉलिटिक्स ऑलवेज डायनेमिक। और अगर आपको एक बड़े दुश्मन से जब निपटना है, एक बड़े राजनीतिक विचार से निपटना है, तो आपको ये छोटी छोटी चीजें, क्योंकि शिवपाल जी कुछ भी हो जाए, शिवपाल जी सांप्रदायिक तो नहीं हो पाएंगे। हमारे जो बसपा के साथी है, कितना भी एक बार को कहें कि सपा को हराने के लिए हमें भाजपा की मदद करनी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनको धर्मनिरपेक्षता की, एक बाबा साहब के संविधान को मानने वाले ये लोग हैं, तो कम से कम संविधान की अवमानना होने ये नहीं देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो उनके बीच से भी आवाज आती है कि संविधान को बदलने का वक्त आ गया है, उनके बीच से आवाज आती है कि संविधान के चरित्र को भारत के बिल्कुल सही कह रहे हैं चरित्र क्या आप। अच्छा शशांक जी, आप एक नक्सल बता दीजिए कि क्या आप मानते हैं कि शिवपाल जी के आने से पार्टी मजबूत होगी, हम सत्ता में आएंगे? अगर ये बात ना होती तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश देखी होगी, तभी बात की है। और ये भी ख्याल रखिए, जिस तरह बीजेपी हो रही है मंत्री के पाले में है, तो ये संगठन और संघ ने बोल दिया है कि जो भी तय करेगा मंत्रिमंडल में किसको होना है, और विधायकों का टिकट भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तय करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि आपके लिए बीजेपी बड़ी चुनौती है? मुख्यमंत्री का जो रोड मैप है 2022 को लेकर, जिस तरह कोरोना काल हुआ उसको जिस तरह उन्होंने कंट्रोल किया, डैमेज कंट्रोल किया है, जो मंत्रियों में जो विवाद था उसको खत्म किया है, वो आपके लिए बड़ी चुनौती नहीं होगी? अब मुझे नहीं पता है आप मुझे कितना समय दे पा रहे हो। ये जो योगी जी ने जितना भी कामकाज किया है, कामकाज करने पर एक बहुत बड़ा असंतोष तो अपने ही कार्यकर्ताओं में इन्होंने पैदा कर दिया है। आपके तो मीडिया में पूरे प्रदेश में आपके लोग हैं, साधारण कार्यकर्ता क्या जिला अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री से मिल नहीं पाए हैं। जो जिस चीज की ये बात कर रहे थे लगातार, जो आज भी आप पता कर लो, पूरी ताकत लगाने के बाद 3 लाख से ऊपर का अभी वैक्सीनेशन। चलिए शशांक जी, अब देखते हैं कि जब सपा ने रणनीति बनाई है बीजेपी को हराने की और लगातार छोटे दलों को साधने में अखिलेश यादव लगे हुए हैं, तो कितना सही साबित होता है। फिलहाल समय बहुत कम है, आखिरी कमेंट में राजीव जी से लूंगी और गौरव मिश्रा जी से लूंगी। गौरव मिश्रा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलो, गौरव जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। राजीव जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, उनसे भी हमारा संपर्क शायद टूट चुका है। समय बहुत कम है, इसलिए समय की कमी के चलते चारों ही मेहमानों को यही धन्यवाद कह रही हूं मैं। तो अब बता दें आपको कि यूपी में चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। ऐसे में बसपा ने मायाजाल बिछाया है। सपा का चाल चरित्र जनता तक लाना और बीजेपी की नाकामियों को जनता तक पहुंचाना, और साथ ही साथ बसपा की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाना, ये रणनीति बसपा द्वारा बनाई गई है। अब ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है और जो टूट फूट है, जो बरकरार है, क्या उसमें जुड़ाव होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।